अगर मैं पानी पीने के लिए उठा और उसी वक्त वो पिशाच आ गया तो मेरे जिस्म के हजारों चिथड़े नहीं, मुझे इसी तरह बेजान पड़ा रहना होगा। रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि इस अंधेरे में पता नहीं वो कब कहां से आएगा। मेरी हल्की सी भी आवाज उसे मेरी मौजूदगी का एहसास दिला देगी और मैं तो नहीं चाहता कि उसे मेरी मौजूदगी पता चले। लगता है कुछ आहट महसूस हो रही है। आहट, साथ ही किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज। लगता है कोई कुछ घसीट कर ले जा रहा है। जमीन पर उस चीज के घसीटे जाने की आहट धीरे धीरे तेज हो रही है। शायद इस दरवाजे की दूसरी तरफ वो है। मतलब वो आ चुका है। इसका मतलब अब मुझे चौकन्ना रहना होगा, वरना मेरी जरा सी भी आवाज उसे आगाह कर देगी। पूरा बदन कंबल से ढका हुआ है। सिर्फ मेरी आंखें खुली हैं और मेरी आंखों की पुतलियां दरवाजे पर ही टिकी हुई हैं। पर कभी कभी बीच बीच में मैं आंखों की पुतली को दीवार के एक कोने में तो कभी दूसरे को लेने घुमाता हूं ताकि हर जगह को अच्छे से देख सकूं। दरवाजे के ऊपर टंगी घड़ी में 2:45 बजने को है। कुछ देर से आने वाली वो घसीटने की आवाज अब कम होते होते दूर जाती सुनाई दे रही है। अब आवाज पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब दोबारा एक गहरा जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला है और दोबारा मुझे उस घड़ी के कांटों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। वो घड़ी भी मुझे किसी टाइम बॉम्ब की तरह लग रही है। पता नहीं कब फट जाए और मेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दे। इस अंधेरे में तो साफ साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या दरवाजे के ऊपर की होल है? मतलब अगर की होल होगा तो वो दरवाजे की दूसरी तरफ से भी मुझे साफ साफ देख सकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी जान जाना पक्का है। भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दरवाजे के ऊपर कोई भी की होल ना हो। लेकिन उसे की होल की क्या जरूरत है? वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां से चाहे इस कमरे के भीतर आ सकता है, जैसे मेरे दोस्त विनीत ने उस दिन बताया था। मैं विनीत के घर गया था। भाभी जी ने कॉफी का कप मेरे और विनीत के हाथ में दिया और विनीत के पास बैठते हुए खुद भी कॉफी पीने लगी। विनीत की बीवी अब काफी ठीक लग रही थी। कॉफी का एक घूंट पीते हुए विनीत ने मुझसे कहा, तुम्हारा भूत प्रेत इन चीजों पर यकीन नहीं। ये जानकर मुझे अच्छा लगा, पर तुम्हारा इन सब चीजों पर यकीन है, ये देखकर मुझे बड़ी हंसी आई। मतलब तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मैं बेवकूफ नहीं हूं, बस चीजों की कद्र करना, उनसे नजदीक या दूरी बनाए रखना, इन बातों का खास ख्याल रखता हूं। ऐसी जगहों से दूरी बनाए रखता हूं जहां पर ऐसी ताकतें होने का अंदेशा है। कहते हुए उसने टेबल पर एक कागज रखा और मेरी तरफ सरकाया। मैंने वो कागज उठाकर देखा और याद आ गया कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी का भूत उतारकर हम वापस आ रहे थे। तब उसने मुझे जो कागज दिया था उस पर यही पता लिखा हुआ था। हाँ, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, पर इस घर में क्या हुआ था करीब साल भर पहले की बात है। रात काफी हो गई थी। एक लड़का अपनी गाड़ी से जा गुजर रहा था, पर इंजन गर्म होने से गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी सड़क पर खड़ी कर वो आजू बाजू देखने लगा। सड़क से कुछ ही दूरी पर उसे एक पुराना घर नजर आया। मोबाइल की टॉर्च शुरू कर वो मदद मांगने उस घर पहुंचा, पर पूरा घर सुनसान पड़ा था। न बत्तियां, न कोई इंसान। चारों ओर बस छोटी मोटी झाड़ियां थी। कई सालों से बंद उस घर के दरवाजे पर नजर डाली तो दरवाजे पर न कोई ताला न कुंडी लगी थी। उसने हाथ से धक्का देकर वो दरवाजा खोला और एक गंदी भयानक बदबू उसके नाक के अंदर घुसी, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। लग रहा था जैसे कोई जानवर उस घर के भीतर सड़ रहा हो। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और घर के भीतर चला गया। घर काफी बड़ा था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, बाजू में 3-4 कमरे और ऊपर 2 कमरे। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डाली, पर जैसे वो हैरान रह गया। घर के भीतर का सामान जैसे कि तैसा पड़ा था। पुराने जमाने का टीवी, लकड़ी की अलमारी, लकड़ी के टेबल, सोफा, छत पर लटक रहा रोशनदान, दीवारों पर लगी कुछ अनजान लोगों की तस्वीरें, रंग उड़ी दीवारें, सब कुछ काफी हैरान करने वाला था। लग रहा था घर के लोग सारा सामान वैसा ही छोड़ कर गए थे। वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा
ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर लगी लकड़ियां काफी पुरानी और कमजोर हो गई थीं। उसकी वजह से पैर रखते ही कर कर जैसी आवाजें घर के भीतर फैले उस वीरान सन्नाटे में काफी डरावनी लगने लगी। वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचा ही था कि तभी घर के मेन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसके कदम डर की वजह से पूरी तरह से जम गए। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर से कोई दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रहा था। लगता है इस घर का मालिक आ गया है, लेकिन अगर घर का मालिक है तो घर के दरवाजे पर दस्तक देने की क्या ज़रूरत है, और सीधा अंदर आ सकता था। दबे पैरों से वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने लगा। अभी भी दरवाजे के ऊपर दस्तक हो रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगा। वो काफ़ी डर गया था। अब दरवाज़ा 10 से 15 फीट की दूरी पर ही था कि तभी लगातार होने वाली दस्तक एकदम से बंद हो गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। न किसी तरह की आवाज़, न दरवाजे पर कोई दस्तक, बिल्कुल शांत। पर कहते हैं ना, हद से ज़्यादा सन्नाटा इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी होता है। वो लड़का भी उस जानलेवा सन्नाटे से काफ़ी डरा हुआ था। उसकी खौफ से भरी नज़रें उसी सामने वाले दरवाजे के ऊपर टिकी हुई थीं। डर की वजह से उसे अपने दिल धड़कने वाले दिल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इतनी देर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक आखिर रुक क्यों गई। वो दरवाजे की तरफ देख रहा था कि तभी उसके पीछे सीढ़ियां के ऊपर कोई तेजी से दौड़ता चला गया। पीछे से आए उन कदमों की आवाज़ से वो चौंक कर झक से पीछे मुड़ा और मोबाइल के टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ सेकंड वो टॉर्च की रोशनी में कमरा ठीक से देखने लगा। उस गहरे सन्नाटे में अब उस जगह रुकने में भी उसे डर लग रहा था। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। इतना कहकर उसने रोशनी फिर एक बार सीढ़ियों पर डाली थी कि तभी उसके पीछे वाले दरवाजे में कुछ हलचल होती उसके कानों पर पड़ी। धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर वो पीछे देखने लगा। वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। पुरानी लकड़ी से बने दरवाजे की कर कर ऐसी आवाज उसके दिमाग को जैसे कुरेद रही थी। दोनों तरफ का दरवाजा आधा ही खुला और वैसा ही रह गया। उसकी नजरें दरवाजे के बाहर ही टिकी हुई थी। बाहर रात के गहरे सन्नाटे ने जैसे सब कुछ निकल लिया था, और जो भी रात में बाहर निकलता उसे भी वो निकलने के लिए तैयार बैठा था। उस लड़के के दिल में बैठा डर उसे घर में रुकने के लिए मना कर रहा था, तो दूसरी तरफ घर से बाहर फैला खौफनाक अंधेरा जैसे किसी काले अजगर की तरह उसे निगलने की घात में दुबक कर बैठा था। उसने फैसला किया, अब यहां नहीं रुकना है। सामने वाले दरवाजे से दौड़ते हुए बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास जाकर वहीं रात गुजरूंगा। चारों तरफ अपनी डर भरी नजरें घुमाई और सामने वाले उस दरवाजे को देखा। हिम्मत जुटाई और अब वो तेजी से उस दरवाजे की ओर दौड़ने वाला था, पर वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। उसने टार्च की रोशनी नीचे डाली और एक खौफनाक चीख उसके मुंह से निकली। कॉफी का 1 घंट लेकर कप नीचे रखते हुए मैंने उससे पूछा, उसके पैरों में ऐसा क्या था जिससे वो इतना डर गया। पता नहीं, पर 2 दिन बाद उसकी लावारिस गाड़ी उसी घर के सामने वाली सड़क पर मिली, और वो उसका पेट के नीचे का आधा कटा हुआ शरीर उसी बंगले के कुएं में पड़ा मिला। ऊपर का आधा शरीर कहा गया किसी को पता नहीं। इस घटना को 1 साल हुआ कहकर मेरे दोस्त ने खाली कप टेबल पर रख दिया। उसकी डरी हुई शक्ल को देखते हुए मैंने कहा, आज तक इतनी बद्दी बकवास और बेहुदा भूतिया घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी। भद्दी? और नहीं तो क्या, जिसके अंदर थोड़ा सा भी लॉजिक है वो झट से समझ जाएगा। जिसके साथ इतना बड़ा वाकया हुआ, अगर उसकी लाश नहीं मिली तो ये सब बताया किसने? उसके भूत ने? इतना कहकर मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। मेरी बात सुनकर शायद मेरा दोस्त थोड़ा खफा हो गया। मैंने दोबारा भाभी जी की ओर देखा और कहा, भाभी जी बुरा मत मानना, लेकिन आपके पति कुछ ज्यादा ही डरपोक हैं। मेरी बात सुनकर भाभी जी ने कहा, वे डरपोक नहीं हैं, बस चीजों की कद्र करना जानते हैं। इतना कहकर वे सोफे पर से उठी और बोली, आप दोनों बातें कीजिए,
मैं खाना लगाती हूँ और वो किचन में चली गई। मेरी नजरें उन्हीं को पीछे से निहार रही थी। काफी खूबसूरत और आकर्षक थी। तुम्हें इन सब बकवास चीजों से डर रहना चाहिए। मेरे दोस्त की आवाज ने एकदम से चौंक गया। मतलब तुम्हें भूत प्रेत ऐसी बातों से दूर रहना छोड़, अगर मेरा बस चले तो मैं उनके साथ रात बिताऊं। विनीत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। रात और भूतों के साथ? हाँ, सही सुना। 25,000 रुपए। अगर तुमने सिर्फ एक रात उस घर में बिताई तो मैं तुझे पूरे 25,000 रुपए दूंगा। बोल लगाता है शर्त। अब मेरी बोलती बंद हो गई। उसने एकदम से शर्त लगाई। शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही उकसाया था। यार क्या बात कर रहा है तू? तभी खाना लेकर विनीत की पत्नी बाहर आ गई। क्या बातें हो रही है? आपके पति उस पूतिया बंगले में जाने के लिए शर्त लगा रहे हैं। 11 फट गई। मुझे पता था। गरजने वाले बरसते नहीं। शायद तुझे याद होगा, साल भर पहले जब पहली बार हमारी पहचान एक बस के अंदर हुई, तब भी तुम यही कह रहे थे कि भूत प्रेत सब बकवास है। आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। भूत प्रेत बकवास है ये साबित करो। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। मेरा ऐसा कहते ही जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मजाक को जैसे मैंने सीरियसली ले लिया था। लेकिन मेरे दोस्त की पत्नी काफी परेशान लगने लगी। देवर जी, शायद आप उस घर के बारे में कुछ नहीं जानते। वो शापित घर हैं। वहां पर जाना मतलब खुदकुशी करने जैसा है। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। वो इसलिए चिंता कर रही है क्योंकि उसे उस घर के बारे में सब कुछ पता है और मैं चाहता हूं कि तुम भी उस घर के बारे में सब कुछ जान लो। खाना खाते वक्त वो मुझे घर के बारे में सारी जानकारी देता रहा, सारी घटनाएं बताता रहा, लेकिन मैं सब कुछ मजाक में उड़ाते हुए हंसकर भाभी जी की खूबसूरती को निहारता रहा। उस रात काफी देर तक मेरा दोस्त मुझे वहां न जाने के लिए मनाता रहा, पर मैंने एक नहीं सुनी। उसने काफी समझाया, पर मैं चुपचाप मुस्कुराते हुए दोनों को बाय बोलकर अपनी कार से घर के लिए निकला।